अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 87 नॉट आउट स्टार्ट हो गया जी। और दिलावर भाई आ गए हैं भाई। मैंने एफआर की क्लास का टाइम थोड़ा चेंज कर दिया, उनको मैंने 7:15 से 10:15 कर दिया, तो आप भी फिर 10:30 अब आ जाया करिएगा, ठीक है? ओके, कल से ठीक है जी। 10:30 में 10:35-40 तक इंशाल्लाह स्टार्ट कर दूंगा, उम्मीद है पहले दिन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको और भी 10:30 पे लाने की कोशिश करेंगे अपने टाइम पे। और दिल है कि 1:30 बजे तक बंदा कर लिया करे काम। एक ब्रेक अच्छी ज़रा 10-12-15 मिनट की दे दिया करूँगा, ठीक है? अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब हमारा स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 क्या था? एलोकेट डिटरमिन करो ट्रांजैक्शन, यही था ना? डिटरमिन करो ट्रांजैक्शन प्राइस, मुकम्मल हो गया था। फिर स्टेप 4 क्या था? एलोकेट करो ट्रांजैक्शन प्राइस को हर पीओ पे, ठीक है, वो भी पूरा हो गया था। फिर रिकॉर्ड करो रेवेन्यू जैसे जैसे पीओ सेटिस्फाई हो। अगर पीओ एट अ पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई हो रही है तो रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होगा, और अगर ओवर टाइम है तो ओवर टाइम होगा। क्राइटेरिया पढ़ा था हमने कि ओवर टाइम कब रिकॉर्ड करना है। क्राइटेरिया कॉन्ट्रैक्ट ओवर टाइम कब पीओ सेटिस्फाई कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट, हमने कहा था 3 में से कुछ एक हो जाए तो, ठीक है। और फिर उसको ओवर टाइम सेटिस्फाई कर रहा है तो रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करने के कुछ मेथड से इनपुट और आउटपुट, तो वो स्टेप 5 भी हमारा पूरा हो गया था। और याद है कुछ? अब रह गए हमारे पहले 2 स्टेप्स मुकम्मल तौर पर जो नहीं हो सके, जिसमें स्टेप 1 था कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। आपको अगर कुछ याद हो तो हमने कहा था जी इसके अंदर 5 शराइत ऐसी हैं, स्टैंडर्ड कहता है कि अगर ये पाई जाए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को सही मानूंगा। वो क्या थी भला? कुछ सेन पे जोर डालो थोड़ा सा। बोथ पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे चल पड़े शायद। सेलर हैज आइडेंटिफाइड, seller can identify both parties rights, seller can identify payment terms, seller has probability that amount will be received and contract has commercial substance। याद आया? ये 5 चीज़ें होनी चाहिए और 6वीं नहीं होनी चाहिए। वो 6वीं क्या थी कि कोई भी पार्टी दूसरे होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सके विदाउट कंपनसेशन, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी थी ये, ठीक है जी। यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था स्टेप 2, ठीक है। तो क्राइटेरिया हमने पढ़ लिया था, बोलो, ये क्राइटेरिया हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ये एक्सेप्शन थी, क्या ये गड़बड़ हो तब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है? हमने कहा था हाँ जी, अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाए पूरा, या अगर एडवांस नॉन रिफंडेबल रिसीव होता है और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए दूसरे केस में। और पहले केस में क्या था? जब नॉन रिफंडेबल अमाउंट रिसीव हो जाए। नॉर्मल तरीके से पीओ सेटिस्फाई होने पे रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट भी हमने पढ़ा था कि होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट हो तो कोई एक भी अगर कैंसिल कर सके विदाउट कंपनसेशन टू अदर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। कुछ याद आ रहा है? ये पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? अच्छा, अब एक चीज़ इसमें है, ये अभी देखते हैं किस वक्त पढ़नी है। मेन काम असल में मैं आज शुरू करने लगा हूँ, और वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। 7 सवाल मैंने आपको करवाने हैं, कमर बस्ता हो जाए। 7 सवाल, ठीक है। लेकिन पहले सवाल का जो फॉर्मेट बनेगा वह वैसे ही अगले होने हैं, ठीक है। तो मैं तो इंशाल्लाह वन नोट भी करूँगा, और आप लोग अपने छुरियाँ कांटे तेज़ कर लें, क्योंकि आपसे मैंने हर सवाल साथ साथ नोट करवाना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली सवाल ये होगा कि अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट आपने किया कस्टमर के साथ, और फिर कुछ टाइम के बाद आपने एक और कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या वो नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्टीन्यूटी समझ के कंबाइन करना है उसको, या वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को अलग तस्वुर करना है, नए को अलग तस्वुर करना है? इस तरह के केसेस हैं कुछ, ठीक है ना। तो मॉडिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है क्या? कहता है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज अ चेंज इन स्कोप और प्राइस, और बोथ। स्कोप मतलब आपने पहले कहा था जी 10 लैपटॉप डिलीवर करेंगे, कुछ दिन बाद 3-4 डिलीवर कर चुके थे आप, तो कस्टमर ने कहा बड़े अच्छे लैपटॉप हैं यार, आप ना 5 और डिलीवर कर दें। अब ये क्या बदल गया? स्कोप, ठीक है। उसके बाद प्राइस, मतलब 10 आपने लैपटॉप डिलीवर किए थे, उसके बाद उसने कहा कस्टमर ने यार 5 और दे दो, आपने कहा चलो डिस्काउंट भी दे देता हूँ। दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। स्कोप या प्राइस या दोनों का चेंज हो जाना कॉन्ट्रैक्ट का, ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब ये समरी तो हम तब पढ़ेंगे जब हम इसकी अकाउंटिंग सीख के आएंगे, ठीक है ना जी।
तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू हो रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 तक इंशाल्लाह हम जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ एक यहाँ पे छोड़ देंगे कि सवाल पास पेपर करने के काबिल इंशाल्लाह हम यहाँ पे हो जाएंगे पास पेपर के अंदर, जो ये वाले केसेस हैं। ठीक है, बहुत सिंपल ये काम है, बस तसल्ली से करना है, रिलैक्स होकर। मैंने कोई होमवर्क डिस्कस नहीं किया, कोई आगे पीछे की बात नहीं की, सीधा इसीलिए इसमें आया हूँ कि आराम सुकून से इसको करें। 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, आराम से ये 7 सवाल हमने करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये देखें ये सारे सवाल हैं, 7 के बाद आगे भी हैं कुछ, लेकिन वो बाद में फिर किसी वक्त देखेंगे। तो यहाँ पे आपका स्टेप खत्म हो जाता है सिवाय कॉन्ट्रैक्ट कम्बिनेशन के, छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो फिर ये स्टेप भी खत्म हो गया, तो बीच में बस एक छोटा सा स्टेप रह जाता है और वो है आइडेंटिफाई सेपरेट पीओज, और फिर कुछ अदर एस्पेक्ट्स रहते हैं। अदर एस्पेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की डिस्कशन रहती है। तो होपफुली मंडे को हम नया टॉपिक शुरू करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो नया टॉपिक में मेरी तो सजेशन यही थी सर को कि सस्टेनेबिलिटी जो है ना, वो बाद में फिर सिर्फ थेरी बड़ा तंग करता है। तो ईपीएस और सस्टेनेबिलिटी को हम इकट्ठा चलाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो होपफुली मंडे को हम ईपीएस, अर्निंग पर शेयर और सस्टेनेबिलिटी को स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये समझ लें फिर सेकंड लास्ट टॉपिक हो गया ना, अगर दोनों इकट्ठे हो गए तो इसके बाद सिर्फ क्या रह जाता है, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो उम्मीद है होपफुली हम ठीक जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको पुट करनी पड़ रही है, बस थोड़ा साथ देते रहें। कभी एक्स्ट्रा क्लास आ रही है, कभी क्लास लेंथी हो रही है, लेकिन चीज़ों को इफ़ेक्टिवली करने के लिए कुछ कमी ना रह जाए, जो काम है ज़्यादा आपके ज़िम्मे डलने की बजाय मेरी तरफ से ही हो जाए। या आखिरी कुछ टाइम में, मतलब मेरा जो टारगेट है वो 15 मेरे जहन में है, इससे कोई 2 दिन नीचे आ जाए, आपकी खुशकिस्मती 2 दिन ऊपर चला जाए, आपकी बदकिस्मती, काम जितना है वो पूरा करना है। इंशाल्लाह होपफुली इसके आसपास हो जाएगा। अब अच्छा टाइम मिल रहा होता है फिर प्रेप लीव के अंदर आपको, महीना 1 महीना चलें, पेपर शुरू जल्दी हो जाते हैं ना। आप हर ये पेपर शायद आखिर में हो, अब चला गया। ठीक है, तो पहले को और पेपर आ रहा होगा, तो आपको कम से कम 1 महीना 4-5 दिन तो मिल ही जाएंगे होपफुली, जिस पर आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। चलें खैर आ जाएँ जी, सवाल पढ़ते हैं। कहता है जी, ऑन 1 जनवरी 2021 SL promises to sell 130 products to CL। SL बेसिकली सेलर लिमिटेड, इस तरह से बन जाए ना ज़रा, सेलर प्रॉमिस कर रहा है, किया है उसने कि वो 130 मसलन लैपटॉप बेचेगा कस्टमर को। ठीक है जी, कितने लैपटॉप जी, 130 लैपटॉप बेचेगा, और एक लैपटॉप की प्राइस क्या है, क्योंकि 13,000 टोटल उसने ट्रांजैक्शन प्राइस ये डिटरमिन कर ली है। ठीक है जी, तो 100 रुपये का एक लैपटॉप है। ओके, लाख 1000 में कर लेना दिमाग में, ठीक है, परेशान ना हो। अच्छा, अब कहता है द एंटिटी विल डिलीवर 70 प्रोडक्ट्स ऑन 31 जनवरी एंड 60 प्रोडक्ट्स ऑन 28 फरवरी, और सीएल ने पे कर दिया है इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। अब बस ये पेड की अमाउंट कभी बाद में चली जाए, कभी पहले आ जाए, आगे केसेस बनेंगे, लेकिन फिलहाल उसकी बात बाद में होगी। फिलहाल पहले 3 सवाल के अंदर आपको पॉसिबल 3 सिनेरियोज बताए जाएंगे। ठीक है, पॉसिबल 3 सिनेरियोज क्या हो सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कम्बिनेशन के अंदर, जो यहाँ पे फिर ऊपर आपको समरी में नज़र आ रहा है ना, ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये पूरे हो जाएंगे। उसके बाद फिर आगे चौथा, 5वां, 6वां, 7वां क्या है, वो मुख्तलिफ चीज़ें बीच में ऐड करेंगे। कभी पैसे पहले आ जाएंगे, कभी पैसे बाद में आ रहे हैं, इस तरह से काम होने लगेंगे। तो बेसिकली 3 ही सवाल हैं इस मेथड, इस कॉन्सेप्ट के। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। लेकिन ज़रूरी क्या है, देखो मिसाल के तौर पे ये 31 जनवरी को 70 लैपटॉप और 60 लैपटॉप जो 28 फरवरी को डिलीवर कर दे, उसके बाद अगर मार्च में जाके कोई आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नया हो जाए उसी कस्टमर के साथ, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो इस सवाल की निशानी क्या होगी, आपका अभी पार्टली परफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, मिड वे थ्रू होगा। जैसे मिसाल के तौर पे 31 जनवरी तक 31 प्रोडक्ट्स डिलीवर करनी थी, वो हो गई होंगी। 28 फरवरी से पहले ही उनको पसंद आ गई प्रोडक्ट, ने कहा जी कुछ और भी कर दो। तो ये सिचुएशन आपको जब सवाल में मिलेगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन वाली वर्किंग करेंगे हम, जो वर्किंग मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, वर्किंग ज़हन में आ रही है ना थोड़ी थोड़ी। वर्किंग कैसे करते हैं, अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ जाए तो क्या वर्किंग करते हैं जी, डेटर या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ठीक है, और इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस बनाते हैं, ऐसे ही है। फिर और कौन सी मशहूर वर्किंग है, हाँ, सेल ऑन रिटर्न बेसिस अगर आ जाए, सेल विद राइट ऑफ रिटर्न, तो हम वो यूनिट्स डिलीवर्ड, सेल और रिफंड लायबिलिटी वो वर्किंग करते थे, याद आ रहा है। और फिर यूनिट्स रिसीव्ड बैक और सेल की एडजस्टमेंट, याद आ रहा है। फिर तीसरा कोई और मशहूर वर्किंग जो ऐसी हमने की हो, रूटीन में करते हो, ये बाकी तो वही है आपके सामने। पीओ 1, 2, 3 पीओ आ गई, उसको एलोकेट करते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस, नॉर्मली ये काम कर रहे होते हैं हम। फिर
रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉर्ड करना ओवर टाइम, एक वो वर्किंग हमारी बड़ी मशहूर है, ठीक है। उसके बाद हमने चलिए देख लेते हैं ऐसे ही, ये जैसे सवाल की टाइप आए ना फौरी तौर पे वर्किंग जहन में आए, ऐसे ही जब ये सिचुएशन आएगी, क्या 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसी दिन पैसे दे दिए हैं सीएल ने, कस्टमर ने, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आप सेलर जो है वो 70 प्रोडक्ट्स 31 जनवरी को और 60 प्रोडक्ट 28 फरवरी को डिलीवर करेगा, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स वर डिलीवर्ड एज एग्रीड, ये आखिर मैंने लाइन पढ़ा दी पहले, ठीक है। लेकिन जब ऑल प्रोडक्ट्स एग्रीड एज एग्रीड डिलीवर हुई हैं तो 31 जनवरी को पहली डिलीवरी हो चुकी थी और 15 फरवरी, ये 28 फरवरी से पहले है जब दूसरी डिलीवरी जानी है, ठीक है ना। ऑन 15 फरवरी द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर डिलीवरी ऑफ एन एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स टू सीएल ऑन मार्च 10 एट 80 रुपए पर प्रोडक्ट, टोटल 2400। सीएल ने एडिशनल अमाउंट भी मॉडिफिकेशन डेट पर ही पे कर दी। अब ये जो लाइन आती है ना, तो ये लाइन आने पर आपको समझ लग जाएगी कि ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को ट्रीट कैसे करना है ये आपको सिखाना है। तो अगली बात बाद में, पहले एक वर्किंग, ठीक है, जिसका फॉर्मेट अब बन जाएगा और फिर यही आगे चलेगा, तैयारी पकड़ लें। एक छोटी सी वर्किंग हम करेंगे। क्वेश्चन 1 है, पेज नंबर, पेज है अच्छा 8, पेज 8। लो बच्चों, अब हम एक क्वांटिटेटिव सी रेकन्सिलिएशन टाइप चीज़ बनाएंगे, ठीक है, क्वांटिटी यूनिट्स के अंदर। तो हमने इधर लिखा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ है बच्चों? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ है? ये 1 जनवरी को बेटा। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ है? 1 जनवरी को, ठीक है। और कितने यूनिट्स का हुआ है? ये अब वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो आपने बस क्या लिखना है, यूनिट्स यहाँ पर लिखते जाना है, ठीक है, डेट्स के साथ। तो कितने जी? 130 ये यूनिट्स डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 जनवरी को। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, एक डिलीवरी। अब ये वर्किंग का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या इवेंट आया जी? डिलीवर्ड कितने? डिलीवर्ड कितने यूनिट्स हुए? अच्छा, और किस दिन हुए? 31 जनवरी को 70 यूनिट्स डिलीवर हो गए। तो अभी भी कितने टू बी डिलीवर्ड हैं? ये टू बी डिलीवर्ड है, अभी ये डिलीवर होना रहते थे, टू बी डिलीवर्ड, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ जी? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन आ गई। इसके बाद क्या आया? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में ये मॉडिफिकेशन आई किस दिन है जी? 15 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन आई। और एडिशनल कितने यूनिट्स रिक्वायर कर रहा है जी अब कस्टमर हमसे? बोलो। 30 एडिशनल यूनिट्स रिक्वायर कर लिए हैं जी उसने। अच्छा जी, चल जा यार। अच्छा जी, तो एडिशनल 30 यूनिट्स रिक्वायर कर रहा है। तो अब आफ्टर मॉडिफिकेशन टू बी डिलीवर्ड कितने? 90, ठीक है। उसके बाद फिर डिलीवरी होगी एज पर एग्रीमेंट। वो कह रहा है सारी डिलीवरीज हो रही हैं, तो फिर डिलीवर 28 फरवरी को कितने यूनिट्स हो जाएंगे? 60। और फिर डिलीवरी होगी 10 मार्च। ठीक है जी, और ये 30 होंगे। और अब कहानी क्या हो गई? खत्म। तो ये आपने एक छोटी सी वर्किंग यूनिट्स में बनानी है सबसे पहले। अब इसमें इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, ये पढ़िए, ठीक है।
इस मॉडिफिकेशन से पहले टू बी डिलीवर्ड 60 थे और इस मॉडिफिकेशन के बाद टू बी डिलीवर्ड 90 है। ठीक है, अब कहानी सारी यहाँ पे मूव कर रही होगी, लेकिन फिलहाल ये जो आपके सामने कहानी है, इतनी समझ आ रही है आपको? बोलो, इतनी वर्किंग आप कर लें। इसके नीचे मैं आपको वर्किंग 2 करवाऊंगा। वर्किंग 2 होगी रेवेन्यू की कैलकुलेशन। अच्छा, वैसे इतनी सी बात सामने नज़र आ रही है, इसको देखकर मुझे बताओ कि रेवेन्यू किस दिन रिकॉर्ड होना है वैसे? जी, डिलीवर्ड जहाँ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि पीओ सेटिस्फाई होती जाएगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू कैलकुलेशन करके यहाँ रख लेंगे और उसको फिर रिकॉर्ड करेंगे हम। तो ये एक दूसरी वर्किंग हमारी होगी, ये वर्किंग 2 होगी। इसके लिए मुझे कुछ 5-6 लाइनें चाहिए होंगी, लेकिन आप अब शुरू करें काम, आप इतनी वर्किंग कर लें जल्दी से। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे हम इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे और फिर यही तरतीब हमारी हर सवाल में चलेगी, लेकिन इतनी वर्किंग हर सवाल में सेम होनी है। जो मर्जी होता रहे सवाल के अंदर, ये वर्किंग सेम होगी, क्योंकि सवाल को पढ़ के हमने सिर्फ डेट वाइज क्वांटिटीज लिखी हैं। शाबाश, हरी अप कर लो ना चांद, कर लो ना जल्दी से। हो गया, पहले ही हो गया। ये अब अगले सवाल का ना पहले आपने बनाना है, मैंने बड़े आराम सुकून से ये कराना है, आप सुकून से, बस कॉन्सेप्ट छोटा सा है बीच में वो देना है। हाँ जी, डन। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट थिंग इज सिनेरियो कौन सा है। देखो भाई, जरा गौर करिएगा, स्टैंड अलोन प्राइस किसे कहते हैं? कि सेपरेटली सेलर उस प्रोडक्ट को आमतौर पे कितने का बेचता है। ठीक है, फिर मैंने आपको डिस्टिंक्ट बताया था। ठीक है, उस लेवल पे नहीं अभी हमने पढ़ा डिस्टिंक्ट, वो स्टेप 2 के अंदर तफसील से पढ़ना है। लेकिन डिस्टिंक्ट सादा सी बात क्या कही थी कि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऐसी है या दो प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, अलग अलग यूज हो सकती हैं, या एक प्रोडक्ट और दूसरी सर्विस है तो भी वो ऐसी हैं कि वो अलग अलग उनसे कस्टमर फायदा ले सकता है। मिसाल के तौर पे ये लैपटॉप पहले वाले जो हैं, इन्होंने चलने के लिए इनकी डिपेंडेंसी नहीं है दूसरे वाले लैपटॉप्स पे। यानी ये नहीं है कि जो पहले वाले किधर गए 70 जो डिलीवर हुए हैं वो तब तक चल ही नहीं सकते जब तक के ये एडिशनल वाले 60 ना आए। ये बात समझ आ रही है? डिस्टिंक्ट पहले भी एक बार की थी ना बात। डिस्टिंक्ट की निशानी क्या है कि कस्टमर उस गुड या सर्विस से ऑन इट्स ओन फायदा उठा सके। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। गुड्स डिस्टिंक्ट यानी कि पहली डिलीवरी जो 70 प्रोडक्ट्स की हुई है, इसके बाद जो अगली 60 की होनी है, 70 चलने के लिए उस 60 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? गुड्स क्या है? डिस्टिंक्ट। क्या है? डिस्टिंक्ट। ठीक है, अच्छा, एक तो गुड्स डिस्टिंक्ट है, सवाल ने खुद बताना है ये आपको। ठीक है, वैसे पढ़ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जो एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स हैं, चलो वो तो 70 और 60 गई, ये जो एडिशनल, असल तो मसला मॉडिफिकेशन का है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो जो एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आई हैं जो कि नए कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन आई है, वो क्या आई है? असल तो 130 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट था, मॉडिफिकेशन क्या आई है? एडिशनल 30। मॉडिफिकेशन क्या आई है जी? एडिशनल 30। ये एडिशनल 30 जो हैं ये डिस्टिंक्ट है या नहीं? यानी ये 30 जो आ रहे हैं, क्या इनके बगैर पहले वाले 130 चल ही नहीं सकते? तो उसने सवाल ने खुद बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ये एडिशनल 30 क्या है? डिस्टिंक्ट। यानी पहले वाले 130 का इनके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इनकी पहले वाले 130 पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये तो होगी एक बात कि गुड्स सर्विसेज क्या, गुड्स क्या है? डिस्टिंक्ट। गुड्स क्या है? डिस्टिंक्ट। लेकिन अगला सवाल सर ने किया, अच्छा गुड्स तो चलो डिस्टिंक्ट है, ये इंटरडिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन ये जो तुमने प्राइस दिखाई है दूसरे मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट में, ये तो यूं नहीं नजर आ रहा कि ये 100 रुपये पर प्रोडक्ट पहले था और अब ये कितने पे आ गया? 80 रुपये पर प्रोडक्ट। लग ये रहा है
कि पहले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या मिला है, डिस्काउंट। हो सकता है ना कि हमने ये 130 मार्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं सेलर हूं, मैंने जनाब अब्दुर्रहमान भाई को कहा कि आपको मैं 130 मार्कर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं आपको 70 और 60 करके ये मार्कर फलां डेट पर डिलीवर करूंगा। 70 मार्कर किसी पास गए, इसने कहा वाह वाह सुभान अल्लाह क्या मार्कर है, एडिशनल 30 का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये जो मैंने एडिशनल 30 मार्कर भेजने हैं ये डिस्टिंक्ट है, क्योंकि ये अलग से फायदा दे सकते हैं अब्दुर्रहमान को, ठीक है। लेकिन अगला सवाल ये पैदा होता है, जो मैंने स्टैंड अलोन प्राइस, यानी जो मैंने प्राइस इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एडिशनल गुड्स की रखी है, क्या वो स्टैंड अलोन प्राइस है? स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब क्या है कि ये सेपरेटली मैं आजकल इतने का ही बेच रहा हूं। अब ये डिपेंड करता है, सवाल के अंदर दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि अब्दुर्रहमान ने कहा हो कि सर ऐसा, अब देखें पहले 130 मार्कर मंगवाए, अब मैं आपसे 30 एडिशनल मार्कर मंगवा रहा हूं, तो आप मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दें। तो अगर ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अभी पहले सवाल में ऐसा नहीं। पहले सवाल में क्या है, ये 80 रुपए की प्राइस भी क्या है, स्टैंड लोन प्राइस। क्या मतलब, पहले 130 का मार्कर, पहले 100 का मार्कर इसको बेचा और अब 80 का, सस्ता हो गया होगा यार, मार्केट में सस्ता हो गया होगा। मुझे पहले मिसाल के तौर पे 90 रुपए का मार्कर मिल रहा था, मैं इसको 100 रुपए का बेच रहा था, ठीक है। अब मुझे ही मार्केट में 70 का मिलेगा तो मैं 80 का ही बेचूंगा ना, वरना कोई कंपेटिटर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये सवाल ने हमें बताना है कि गुड्स क्या थी, गुड्स क्या है, डिस्टिंक्ट, और ये जो प्राइस है ये भी क्या है, स्टैंड अलोन प्राइस। मतलब ये सिर्फ अब्दुर्रहमान को ही नहीं, ये कोई भी मेरा बच्चा आ जाए, कोई कस्टमर आ जाए मेरा, तो मैं उसको ये मार्कर 80 रुपए का ही बेचूंगा। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए वाली बात, 80 रुपए 80 रुपए 80 रुपए का एक मार्कर हो गया, ठीक है ना। तो सवाल ने खुद बताया क्या कि एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स जो हैं, दीज आर डिस्टिंक्ट, दीज आर डिस्टिंक्ट, ये गुड सर्विस क्या है, डिस्टिंक्ट, एंड रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, एंड रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ये दोनों बातें पूरी हो गई, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड ने कहा कि यार फिर ये तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट अलग चलाओ, नया अलग चलाओ, क्योंकि पुराने का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। यूं समझेंगे कि ये मॉडिफिकेशन नहीं है, ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो यहां पे केस 1 क्या बना, गुड्स क्या है जी, यूनिट्स क्या है, डिस्टिंक्ट। गुड्स यानी यूनिट्स, सर्विसेज भी हो सकती थी, बहरहाल गुड्स हैं, यूनिट्स हैं, ये क्या है जी, गुड्स, ये यूनिट्स डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट, एंड नंबर 2 क्या है जी, रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन, एंड रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस। तो ये जनाब केस 1 हमारा बन गया कि अगर मॉडिफिकेशन आए और मॉडिफिकेशन के अंदर जो गुड्स, एडिशनल गुड्स या सर्विसेज हैं वो डिस्टिंक्ट हों, यानी वो सेपरेटली फायदा कस्टमर को दे सकती हूँ। डिस्टिंक्ट पे बड़ी बहस करनी है हमने भी इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल जरा जुगाड़ लगा के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। जो कस्टमर को, और तकरीबन बात भी यही है, तो अच्छा थोड़ी सी बुनियाद बन जाती है, ठीक है, कि ये एडिशनल गुड्स सर्विसेज क्या है, डिस्टिंक्ट है, यानी कस्टमर को अलग से फायदा दे सकती हैं, ये डिपेंडेंट नहीं है ना पिछली वाली इन पे ना ये वाली पिछली प्रोडक्ट्स पे। ये गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट है, और इन एडिशनल गुड सर्विसेज के इस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस डिटरमिन की गई, ट्रांजैक्शन प्राइस, वो क्या है, स्टैंड अलोन प्राइस है। वो क्या है, स्टैंड अलोन प्राइस है। तो फिर सुकून मारो, सुकून क्या मारो जी, रेवेन्यू कैलकुलेशन हो रही है पहले, अब एंट्रीज तो बाद में हो जाएगी। रेवेन्यू कैलकुलेशन क्या है जी, सबसे पहले 31 जनवरी को आपने रेवेन्यू निकालना है। तो रेवेन्यू जी कितने यूनिट्स, 70 यूनिट्स हैं, और हर यूनिट की प्राइस क्या है जी, 100। तो कितना बन गया जी, ये 700 रुपये का रेवेन्यू आप 7,000 का रेवेन्यू आप 31 जनवरी पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है जी, ओके। उसके बाद फिर अगली डिलीवरी कब होगी, 28 फरवरी पे। साथ साथ नोट करना, मैं देता हूँ टाइम, ये चले, अगर समझ आ रहा है तो करते भी रहें तो खैर है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, जिनको समझ आ रहा है वो कर भी सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जब पीओ सेटिस्फाई हो। तो ये गुड्स डिलीवर होंगी तो पीओ सेटिस्फाई हो जाएगी, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। कितनी है जी, 60 × 100, 6,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। कोई फर्क ही नहीं पड़ा मॉडिफिकेशन का, ठीक है जी। और 10 मार्च पे ये
मॉडिफाइड जो हम समझ रहे थे मॉडिफिकेशन है उन्होंने नहीं नया कॉन्ट्रैक्ट असाइन का वो अलग ही समझो और उसका रेवेन्यू बुक करेंगे। ठीक है जी, तो कितनी प्रोडक्ट्स हैं 30 एडिशनल और हर एक की प्राइस क्या है, मार्केट में ही मार्केट की प्राइस कम हो गई होगी ना, हमने कोई फेवर नहीं दी इसको, पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस नहीं गिराई हमने। बात समझ आई अब? ठीक है, अब एंट्रीज करनी है, वेरी सिंपल। सबसे पहले तो कौन सी एंट्री करोगे सबसे पहले, बोलो बोलो, सवाल सामने है, कौन सी एंट्री करें सबसे पहले? नहीं बेटा, सबसे पहले तो उसने एग्रीमेंट के दिन पैसे देने हैं ना, कस्टमर ने पे कर दिया 13,000 ऑन इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यकम जनवरी में पैसे आने की एंट्री तो करो यार, हद हो गई। जब नहीं आएंगे फिर देखेंगे। तो यकम जनवरी 2021 पर जी कैश डेबिट, वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 13,000 से। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट जी, अब बोलो जी क्या होना है, अब 31, अब ये डिलीवरी होगी। ठीक है, 31 जनवरी पर गुड्स डिलीवर हुई तो पीओ सेटिस्फाई हुई, तो रेवेन्यू इन 3 दिनों पे, रेवेन्यू डिलीवरी ऑफ गुड्स पे रिकॉर्ड होना। ठीक है, तो सिंपल जी, 31 जनवरी है ना 2021 पे जी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। अच्छा, अब रेवेन्यू क्रेडिट करने के लिए वर्किंग ऑलरेडी हुई पड़ी है, ये वर्किंग नंबर 2 कितना जी 7,000, तो ये वर्किंग में हम रेवेन्यू निकाल लिया करेंगे, बस यहाँ पर तो पोस्टिंग ही हुआ करेगी फिर। ठीक है जी, उसके बाद 15 फरवरी 2021 पे वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि मॉडिफिकेशन इस दिन हुई है और उसने फिर कैश दे दिया इस दिन, तो फिर कैश की एंट्री दोबारा करनी पड़ी हमें, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है जी, सवाल में गिवन था कितना 2400। ठीक है जी, आप नहीं लाइनें छोड़नी, वो तो मैंने कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं फिर आगे के लिए लाइन छोड़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद 28 फरवरी को फिर गुड्स डिलीवर हो गई। ठीक है जी, तो 28 फरवरी 21 पर जी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, $6,000 रेवेन्यू निकला पड़ा, रेवेन्यू निकला हुआ है, वर्किंग 2 से ये उठाएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद आखिरी एंट्री क्या हो जाएगी 10 मार्च 2021 पर जी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। ठीक है जी, मुश्किल या आसान, चीज़ों को बस संभाले रखना मुश्किल है। चीज़ कोई भी देखें, अगर चीज़ मुश्किल होती तो आप पढ़ते हुए जब पढ़ रहे थे तो आपको समझ ना आती ना बेटा। तो ये तो नेचुरल है कि आपको कुछ टाइम के बाद एक चीज़ में भूलना है, उसकी रिवीजन ही है फिर हल। तो ये समझना कि एक बार आपने क्लास में पढ़ लिया फिर वो, भाई हम भी अगले सेशन के अंदर जब आते हैं तो पिछले सेशन वाली चीज़ तो नहीं याद होती, मिनवान रिवाइज करते हैं बैठ के, पहले लेक्चर को चीज़ें देखते हैं, कोई नई गोलियां तैयार करते हैं, ये सब कुछ तो हम भी कर रहे होते हैं। तो आपने तो एक बार पढ़ा, हम तो कई साल से पढ़ा रहे हैं, तो ये नेचुरल है, कोई मसला नहीं है, रिवीजन होगी इंशाल्लाह, सब ओके, सब याद होगा। चीज़ें बस बहुत ज़्यादा हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें से आधी भी बच्चे में याद रह जाए तो पास है, आपको आधी से तो ज़्यादा याद रहेंगी इंशाल्लाह, कोई इक्का दुक्का भूल जाती तो खैर है, सही है, पास तो इंशाल्लाह आप लोग हो ही जाओगे। लें जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 नोट फरमा लें। एक मिनट जरा, ऐसी तरह नकदो नकदी टाइप 1, एडिशनल गुड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट एंड प्राइस ऑफ एडिशनल गुड सर्विसेज रिप्रेजेंट स्टैंड अलोन प्राइस, तो ट्रीट इट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीट इट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो ये हमने बिल्कुल उसको एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया, ना पिछले की प्राइस ने इसको छेड़ा, ना कोई एवरेज प्राइस हुई, ना कुछ, बस
अगले की भी निशानी बताई मैंने थोड़ी सी। चलें जल्दी से शाबाश करें इसको। जी गुड्स या सर्विसेज डिस्टिंक्ट हों और एडिशनल गुड्स सर्विसेज जो हैं वो डिस्टिंक्ट भी हों और उनकी प्राइस भी स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट कर रही हो, तो ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करना है। पहले वाले को नॉर्मल चलाई जाओ, नए वाले को अलग से, कोई फर्क नहीं पड़ा सवाल की से। सही है, यहाँ तक नोटेड। चलें आगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए जी। सोल्यूशन सबके हैं मौजूद, मुझे पता है मैं सोल्यूशन से भी दिखा सकता था, लेकिन नहीं, हम अपना सवाल बस यहाँ पे साथ साथ नोट करते जाएंगे और चलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने रेवेन्यू कैलकुलेशन के अलावा वर्किंग जल्दी से कर लेनी है, शाबाश जल्दी करें। देखिए, मैं सिर्फ पहली एंट्रीज और पहली वर्किंग की रेवेन्यू की हद तक जो है ना, मैं उसको सेम रख के खड़ा हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पहली डिलीवरी तो हो चुकी ना, उसके बाद 15 को चेंज आना है, तो पहली डिलीवरी में तो किसी सवाल के अंदर चेंज आना नहीं है, तो इतना काम मैं कर सकता हूँ, ये केस बदल सकता है, देखेंगे जब बदलेगा तो। सवाल से पढ़ के, यहाँ से देख के नहीं, फायदा कोई नहीं, सवाल से पढ़ के, ताकि हर बार सवाल वाली वर्किंग आप कर रहे हो, शाबाश। फिर पास पेपर पे जाएं तो ऐसे ही हंसते खेलते वो भी हो जाए। एक मुश्किल पास पेपर है, पता नहीं कौन से मुश्किल होंगे, अभी तक तो मुश्किल आए कोई नहीं है ना। ये आसान स्टैंडर्ड लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, ठीक है। डन जी। मेरे तो आगे नहीं निकलना, जहां तक कहा है वहां तक सेम क्वेश्चन है जी। ऑन जकम जनवरी 21 एसएल प्रॉमिस सेल 130 प्रोडक्ट्स सीएल फॉर 13,000 एंडी डिलीवर 70 प्रोडक्ट 31 जनवरी 60 प्रोडक्ट 28 फरवरी सीएल पेड 13,000 ऑन इंसेप्शन ऑन 15 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड और रिक्वायर कर रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, 100% सेम। सीएल पेड एडिशनल अमाउंट, लेकिन द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। गुड्स तो डिस्टिंक्ट हैं, बट गुड्स क्या है जी, डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन ये नहीं रिफ्लेक्ट कर रही स्टैंड अलोन प्राइस। मतलब प्रॉबेबली डिस्काउंट दिया है आपने कस्टमर को पिछली डिलीवरी की वजह से, अगली डिलीवरी, पिछली सेल ने अगली को इफेक्ट किया ना। उन्हें कहा होना ना भाईजान, अब देखो रिपीट ऑर्डर आ गया, तो कुछ छोड़ दें पैसे, ठीक है। तो बहरहाल वो जो भी वजह होगी, हमें इससे क्या सवाल ने सिंपली क्या बता दिया, ये जो एडिशनल प्रोडक्ट्स की 80 रुपये प्राइस है ना, ये स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है। स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब कि अगर मैंने ये अब्दुलरहमान को 80 रुपये का मार्कर बेचा है, तो मेरा कोई भी और कस्टमर, कोई भी और स्टूडेंट आ जाए दुकान पे और कहे सर मुझे भी मार्कर चाहिए, तो उसको 80 का नहीं मिलेगा, उसको 100 का ही मिलेगा। ये मतलब है कि स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट एडिशनल प्रोडक्ट सर्विस है तो डिस्टिंक्ट, लेकिन स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो केस क्या बन गया जी, गुड्स तो डिस्टिंक्ट हैं,
कैसे लिखा था, आर डिस्टिंक्ट या सिर्फ डिस्टिंक्ट लिखा था, डिस्टिंक्ट, ठीक है। गुड्स, यूनिट्स या सर्विसेज भी हो सकती थी, बहरहाल वो क्या है जी, डिस्टिंक्ट है, लेकिन डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस। लो जी, मसला आ गया। अब देखें जी, ये क्वांटिटी तो इसी तरह से बननी है, इसमें तो कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। पहला रेवेन्यू भी बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि 1 जनवरी पे जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 13,000 उससे लिया, और 31 जनवरी पे जब हमने डिलीवरी की तब तक तो ये मॉडिफिकेशन आई ही नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अब जब 15 को मॉडिफिकेशन आई तो स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट कर रही, ये जो प्राइस है एडिशनल गुड सर्विस की, स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि जी बात ये है कि अब आपका चूंकि पिछला कॉन्ट्रैक्ट, अगला कॉन्ट्रैक्ट जो है उस पर असर पड़ा है पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो 28 जनवरी को आपने जो रेवेन्यू बुक करना है वो 100 रुपये के हिसाब से ना करें, क्योंकि असर तो अगले कॉन्ट्रैक्ट में पिछले कॉन्ट्रैक्ट का ही पड़ा है ना, ठीक है। और इसी तरह से आप 10 मार्च को भी रेवेन्यू 28 फरवरी और 10 मार्च, ठीक है। तो ये रेवेन्यू जो है ये अब पहले की तरह से 100 और 80 पर रिस्पेक्टिवली नहीं हो सकता, बल्कि आपको एक छोटी सी और वर्किंग ओपन करनी पड़ेगी, और इसमें आपको निकालनी पड़ेगी एवरेज प्राइस, ठीक है। एवरेज प्राइस निकालें जी, लेकिन एवरेज प्राइस निकालेंगे सिर्फ रिमेनिंग टू बी डिलीवर्ड की बेस पर, ठीक है जी। ये जो टू बी डिलीवर्ड है ना, 90 जो रह गए, अब वो ये कह रहा है, स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि देखो यार, पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट की स्टैंड अलोन प्राइस पे फर्क पड़ा है ना, तो अब ये जो 90 रह गए हैं ना, ये 90 आप ये ना कहें कि इसमें से 60-100 वाले आपने बेचे हैं और 30-80 वाले, बल्कि इनको जबड़ गड़बड़ कर दें, ठीक है, मिक्स कर दें। अब महमूदा यास को एक ही सफ में खड़ा कर दें, अब इनको मिक्स कर दें, अब ना 100 ना बंदा रहे ना बंदा, ना 100 रहे ना 80, ठीक है। कोई एवरेज प्राइस निकालो, ये बात समझ आई। जब गुड्स सर्विसेज भी डिस्टिंक्ट थी और उन एडिशनल गुड्स सर्विसेज की प्राइस भी रिफ्लेक्ट कर रही थी स्टैंड अलोन प्राइस को, तो हमने कहा था पुराने को चलने दो, नया सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर गुड्स सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट थी, लेकिन ये एडिशनल गुड्स सर्विसेज की जो प्राइस थी ये स्टैंड अलोन प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो फिर हमने कहा यार अब एवरेज प्राइस निकालो। असल मसला ये होता है ना, बीच में ईयर एंड आए तो रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड हो, वरना तो रेवेन्यू उतना ही रहना है जितना टोटल है। यानी आपको मैं अगर टोटल रेवेन्यू बताऊं यहाँ पे, तो रेवेन्यू कितना है टोटल बताओ जरा, 15,400। ये 15,400 ही रिकॉर्ड होना है, जो मर्जी आप सिचुएशंस बनाते रहो, बस कितना पहले कितना बाद में ये होता है, और साल के बीच में ईयर एंड आ जाए तो फर्क पड़ता है, वरना अगर एक साल में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए फिर तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो आपसे तो एंट्रीज पूछेगा ना ठीक है, चलें डेट वाइज एंट्रीज पूछ लेगा। अब यहाँ पर एवरेज प्राइस निकालनी है, तो हमने कहा जी एवरेज प्राइस ऐसे निकालेंगे, कितने अब टू बी डिलीवर्ड है सिर्फ, ठीक है, कितने डिलीवर करने बाकी हैं अभी, 60 100 वाले और 30 80 वाले। तो वेटेड एवरेज करते होते हैं ना, सिंपल एवरेज नहीं करना, क्योंकि 60 के साथ 100 लगा है और 30 के साथ 80 लगा है, तो जब ज़्यादा 100 वाले हैं तो वो रेट को अपनी तरफ खींचेंगे, जबकि आप सिर्फ 100 जमा 80/2 कर दें वो तो 90 आ जाएगा, पर ये 90 सही नहीं है, वेटेड एवरेज, ठीक है ना। जो यूनिट ज़्यादा हैं तो क्या जी, डिवाइड बाय 60 प्लस 30 जी, आंसर 93.33। तो ये जनाब पर यूनिट आपकी एवरेज प्राइस आ गई। अब कोई भी 100 वाला नहीं, कोई 80 वाला नहीं, बल्कि अगले सारे के सारे क्या हैं, 93.33। तो रेवेन्यू बुक करेंगे आप जी, कितने 60, जब डिलीवर करेंगे तो उसके साथ लगाएंगे क्या जी 93.33, और इसके लिए आपने अब वर्किंग नंबर 3 की थी, तो ये एक एडिशनल काम करना पड़ गया आपको, और 30 इंटू 93.33। तो ये जनाब आपका मामला कब गड़बड़ होगा, जब स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं करेगी एडिशनल गुड्स सर्विसेज की जो प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में जी। कितना 5,600 और
2800। ज़रा टोटल करके देखते हैं जी, टोटल कितना है, कितना था जी, कितना है आप बताएं, कितना था को छोड़ें, कितना है ये बताएं। 15,400। तो पहले कितना रिकॉर्ड किया हमने, पहले भी 15,400 ही था, ये देखो। तो फ़र्क सिर्फ क्या पड़ रहा है कि मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, अगर ईयर एंड 28 फरवरी हो हमारा, तो फ़र्क पड़ जाएगा ना रेवेन्यू की फिगर पे, कि रेवेन्यू 28 फरवरी ईयर एंड के अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे 5600 हो रहा है और उधर जो है वो 6000, यानी 400 का रेवेन्यू इधर कम रिकॉर्ड होगा। ठीक है, बांट दिया आपने। बहरहाल एंट्रीज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि आपकी जो सेल है वो सेल नए रेट पर, एक नया रेट सा आपने निकाला, ठीक है, उसके ऊपर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी पहले नया रेट सिर्फ यहाँ लगा था, ये अगर इसको ब्लू कर दूँ तो, ठीक है, सही है। अच्छा, तो ले आओ भाई, 15 जनवरी को मॉडिफिकेशन, 15 फरवरी को सॉरी मॉडिफिकेशन आई और भाईजान ने ला के आपको कैश पकड़ाया, तो आपने एंट्री पास की। 2800 है ना, 2800 था ना, 2400 है, कितना है, 2400 रुपये भाई ने, 2800 तो रेवेन्यू, 2400 जनाब रिकॉर्ड उसने पे कर दिया, आपने रिकॉर्ड कर दिया, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, को मसला। अच्छा, उसके बाद अब जब ये मॉडिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के तौर पे ही आपने इसको लिया और आपने एक एवरेज प्राइस निकाल ली, तो अब ऑनवर्ड जितनी डिलीवरीज होंगी उसमें आपका ना 100 है ना 80 है, बल्कि 93.33। तो ये यहाँ पर अप्लाई करने की बजाय इसलिए तो ये वर्किंग 2 कर लिया हमने, ताकि डिलीवर होने की डेट हो और सामने रेवेन्यू हो, तो हम आसानी से एंट्रीज पास कर सकें। तो 28 फरवरी 2021 को जी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू वर्किंग नंबर 2 से उठाते हैं, कितना जी, 5600, ठीक है जी। और उसके बाद जी नेक्स्ट 10 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट वर्किंग नंबर 2 से 2800। अच्छा, तसल्ली के लिए चेक कर लो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो है ना, इस प्रोसीजर पे चलोगे ज़ीरो हो ही जाना है उसने। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी चेक करो ज़रा, ज़ीरो हो चुकी होगी। 13,000 से क्रेडिट हुई थी, 7 से डेबिट हो गई, बाकी बच गई 6। 2400 से क्रेडिट हुई तो 8400 बन गया, 5600 और 2800 करो, ज़ीरो हो रहा है ना, ज़ीरो हो जाना। लें जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, पेज नंबर 9 ही है ना। चल जी, अगर मॉडिफिकेशन आए और एडिशनल, यानी स्कोप या प्राइस, यही कहा था ना उन्होंने, स्कोप या प्राइस चेंज, तो एडिशनल गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं और उनकी प्राइस, एडिशनल गुड सर्विस की प्राइस रिफ्लेक्ट करती है स्टैंड अलोन प्राइस को, तो ट्रीट करो उसको एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। कोई असर नहीं पड़ा उसका अगले कॉन्ट्रैक्ट पे, पुराना अपनी तरतीब पे चला, नया अपनी तरतीब पे चला। लेकिन अगर एडिशनल गुड सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट हैं पर उनकी प्राइस जो है वो स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो फिर इसको मॉडिफिकेशन लो, इसको क्या करो, मॉडिफिकेशन के तौर पे लो और सब्सिक्वेंट सेल्स जो है वो एवरेज रेट के ऊपर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पढ़ें ज़रा इसको जाके वहीं पे, टाइप 2 साथ साथ पढ़ लेना ज़रा। कहता है जी टाइप 2 में क्या है, एडिशनल गुड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट एंड प्राइस ऑफ एडिशनल गुड सर्विस इज नॉट स्टैंड अलोन प्राइस, ठीक है, इज नॉट स्टैंड अलोन प्राइस। तो ये जब स्टैंड प्राइस नहीं है तो क्या करो, ट्रीट इट एज अ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या करो, पिछला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया जी, पिछला टर्मिनेट हो गया, यानी हमने 130 का पहला कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसमें से 70 हो गया तो बाकी 60 था ना, उन्होंने 70 को छोड़ो, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, वो पिछले वाले 60 पकड़ो, ये वाला 30 पकड़ो, इकट्ठा करो, एवरेज बनाओ। ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आ गया। क्या कर दिया हमने, टर्मिनेट कर दिया हमने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को और क्रिएट किया है एक
न्यू कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एडजस्टमेंट इज मेड टू रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो रिमेनिंग यूनिट्स है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के उसको पकड़ा और नए वाले मॉडिफाइड वाले को पकड़ा, उनको इकट्ठा किया, एवरेज किया है ना, तो बोलो एवरेज करके एक तरह से इकट्ठा कर दिया ना उनको, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया। ये एक तरह से ट्रीट किया हमने उसको एज अ न्यू। उसने जो कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ किया वो अलग चल रहा होगा, अब तुमने माना और हमारा कॉन्ट्रैक्ट अलग चल रहा होगा, वो हमने जो लिखत पढ़त की है वो अलग चल रही है। लेकिन IFRS 15 की ट्रीटमेंट ये कि पहले कॉन्ट्रैक्ट को आप साइड पे कर दो जितना हो चुका, और इस मॉडिफिकेशन को ट्रीट करो एज अ टर्मिनेशन ऑफ पिछला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें फिर क्या हो गया, वो खत्म कहानी, तो रिमेनिंग पहले कॉन्ट्रैक्ट में से रह गया और जो नए वाला है इसको कंबाइन करके आप रिमेनिंग यूनिट्स के ऊपर एवरेज प्राइस निकालो और उस पर रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, ठीक है। ट्रीट इट एज अ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एडजस्टमेंट इज मेड टू रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया, सही है। अब तीसरा सिनेरियो क्या होगा भाई? तीसरा सिनेरियो यही हो सकता है ना कि गुड्स सर्विसेज डिस्टिंक्ट ही नहीं है, तो स्टैंड अलोन प्राइस की तो बात ही खत्म हो जाती है ना, वो तो बात ही बाद की है, ठीक है। डिस्टिंक्ट नहीं है का मतलब क्या है? मतलब कि जो एडिशनल 30 आए हैं ये चल ही नहीं सकते जब तक पिछले 130 ना हो। इसका मतलब यार ये तो फिर उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही हुआ ना, क्या ख्याल है? ये तो दो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं नजर आ रहे, ये तो धोखा दे रहे हैं अगर आप दो कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं तो अपने आप को, ठीक है। तो जरा इसको करके देखते हैं जी। थर्ड है ये, अच्छा जी। अब क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर कौन सा है जी? 10 आ गया, ठीक है। अच्छा भाई मामला क्या हो गया? मामला क्या हो गया? यूनिट्स आर, यूनिट्स गुड्स या यूनिट्स या सर्विसेज भी हो सकती थी, बहरहाल गुड्स या यूनिट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। यही नहीं है डिस्टिंक्ट, बात आगे जाए कैसे जब यहीं से ही कहानी खत्म हो गई। ये गुड्स डिस्टिंक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो फिर डिस्टिंक्ट हो तो अगली बात आती है स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट कर रही है नहीं कर रही, जब डिस्टिंक्ट ही नहीं रही तो कहानी खत्म, ठीक है। अब क्या असर पड़ेगा देखें जी। पहला तो देखें, पहला सब कुछ तो हो चुका होता है ना, 31 जनवरी तक तो जो होना था वो हो चुका हुआ है। अच्छा पिछला नोट कर लिया था आप लोगों ने कि कर रहे हैं? कोई कर तो नहीं रहा? ऑनलाइन वाले तो तगड़े हैं, वो तो पॉज करके कर लिया उन्होंने नोट, जो रहते होंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 3 सब कुछ ऐसे ही है, मॉडिफिकेशन क्वांटिटी तो वैसे ही रहनी है, ठीक है। लेकिन मामला क्या हुआ? गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है ना बेटा, तो फिर बड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर क्या हो रहा है? फिर एक एडिशनल काम होगा यहाँ पर हमारे पास, और वो एडिशनल काम क्या होगा? जो ऑलरेडी हमने बुक कर लिया हुआ है रेवेन्यू, उसको हमें एडजस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ओ हो जी वो तो फिर गलत ही रेवेन्यू बुक हो गया, तो ये एक स्पेशल केस बन रहा है फिर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, ऑलरेडी जो 7000 बुकड है उसको भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चेक करिएगा कैसे। 15 फरवरी को जब मॉडिफिकेशन आई है ना जी, तो अब हमने रेवेन्यू के ऊपर कुछ ज़रब लगानी है। तो रेवेन्यू इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो रेवेन्यू टू बी इंक्रीज्ड, एडजस्टमेंट में रेवेन्यू टू बी इंक्रीज भी हो सकता है, रेवेन्यू टू बी डिक्रीज भी हो सकता है। ये अब हम देखेंगे, इंक्रीज हुआ तो प्लस में लिख देंगे, डिक्रीज हुआ तो माइनस में लिख देंगे, और एडजस्टमेंट इधर उसी हिसाब से डालेंगे। रेवेन्यू बढ़ाना है तो क्रेडिट करेंगे, कम करना है तो डेबिट कर देंगे, लेकिन एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई गुड्स डिस्टिंक्ट ही नहीं है, जो एडिशनल गुड्स सर्विसेज हैं वो उनके बगैर चल ही नहीं सकती हैं। तो फिर तो वो एक ही, वो तो कॉन्ट्रैक्ट, वो तो पीओ ही एक बन गई है। असल में कहानी पता है क्या है? वो पीओ ही एक बन गई है। आप तो बात कर रहे थे ना कॉन्ट्रैक्ट 2 हैं या 1 है, तो स्टैंडर्ड कह रहा है भाईजान यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ 2 से 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 से 1 हो गई हैं कि आपके एडिशनल यूनिट्स चल ही नहीं सकते जब तक
पहले ना हो, या पहले चल ही नहीं सकेंगे जब ये ना हो, तो ये तो एक तरह से 160 के 160 यूनिट्स ऐसे हो गए कि समझो एक मशीन के पुर्जे हैं, जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक जुड़ेंगे नहीं उसने चलना नहीं। तो उसने क्या कहा, ये तो पीओ ही है क्या भाई, तो फिर तो पिछली भी रेवेन्यू वाली अमाउंट सही नहीं बुक हुई, ठीक है, तो इसलिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो एवरेज प्राइस जो है, अब उसके अंदर आपने वो पहले वाले को भी पकड़ना है, सारे कॉन्ट्रैक्ट की एवरेज प्राइस निकालें, 70 इंटू 100 प्लस 60 इंटू 100 प्लस 30 इंटू 80, ठीक है जी। प्लस 30 इंटू 80, ठीक है जी। तो अब ये कैसे पूरा करूं इसको मैं, अब ये सोच चल रही है इस वक्त, तो औखा सौखा हो ही गया काम। ले जी, तो 70, 60 और 30 सारे यूनिट्स को पकड़ लिया हमने, और हमने कहा पूरे कॉन्ट्रैक्ट का ही भाई एक ही कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ही पीओ है, तो पूरे इसका एक ही रेट निकालो, डिवाइड बाय 100, सॉरी 70 प्लस 60 प्लस 30, तो आंसर इज ₹96.25 पर यूनिट। यानी कि पिछली सेल भी अगर रिकॉर्ड हुई है ना जनाब 100 पे, तो वो भी सही नहीं हुई है, उसमें से भी अब 3.75 रिवर्स करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर 15 फरवरी पे एडजस्टमेंट बनानी है जी, 15 फरवरी पे रेवेन्यू टू बी रिवर्स्ड, रिवर्स ही करना पड़ेगा ना जी, ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, तो रेवेन्यू टू बी रिवर्स निकाल रहा हूँ। अब देखिएगा बड़ी सादा सी वर्किंग है, तो देखें जी, हम यूं कर लेते हैं वर्किंग कि हमने 70 यूनिट्स को 100 के हिसाब से बुक किया हुआ है, 7,000 रेवेन्यू, ऐसे ही है, बोलो, इसको यूं कर लेते हैं ना कि जी, ये तो इसको अब इसकी लड़ाई करवाओ, नए रेट के हिसाब से अगर बुक करते तो क्या होता जी, नए रेट के हिसाब से बुक करते तो क्या होता जी, बोलो, 70 इंटू 96.25, लो, तो यहां से आप किसी भी तरीके से वर्किंग करनी है निकाल दो यार, मुझे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बहरहाल कितना बनता है जी, ये 70 इंटू 96.25 क्या बनता है जी, ये हमें मिला कहां से, वर्किंग नंबर 3 से रेट मिला है, ठीक है ना। अच्छा चलें जी, 6738, पता नहीं अब नजर आ रहा है या नहीं, बहरहाल 6738। अब इधर देखो बच्चों, रेवेन्यू 7,000 पे रिकॉर्डेड है, 67 पे लाना है, रेवेन्यू 7,000 पे रिकॉर्डेड है, 67 पे लाना है, बढ़ाना है या कम करना है, कितने से कम करना है, 262, ये जी एडजस्टमेंट आ गई। ये एडजस्टमेंट हम 15 को ही कर देंगे खड़े होकर, ठीक है। और एडजस्टमेंट क्या होगी, रेवेन्यू क्रेडिट डेबिट, रेवेन्यू तो डेबिट हो गया। अब चलो 1 मिनट के लिए एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पे जी, रेवेन्यू डेबिट, रेवेन्यू में एडजस्टमेंट डाली, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी दिन हमने एडजस्टमेंट की, क्यों, गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है, तो फिर पिछली वाली सेल भी सही बुक नहीं हुई थी, तो अभी जैसे ही ये मॉडिफिकेशन उसी दिन खड़े होकर रेवेन्यू को रिवर्स करो, वर्किंग टू कितना जी, 262। अब ये तो मैंने डेबिट कर दिया, अब क्रेडिट किसको करूं, कैश को, हाँ रेवेन्यू को, उसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बचती है जी, और क्या करें, तो कॉन्ट्रैक्ट, पैसे तो आए हुए थे ना बहरहाल, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्या कर दें, क्रेडिट, ठीक है, सही है, सही हो गया। अच्छा उसके बाद आगे काम नॉर्मल है, क्योंकि उसके बाद 2 रेवेन्यूज बुक करने हैं आपने, तो अगला रेवेन्यू क्या है जी, हाँ वो भी करते हैं जी, 1 मिनट, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं वो जहन से निकल गया मेरे जगह बनाने के चक्रों में।
अच्छा जी, अब दो रेवेन्यूज हैं। जी, डिलीवरी हुई 28 फरवरी को, तो रेवेन्यू बुक करो जी, नॉर्मल जो काम आप कर रहे थे पहले से। जी, कितने यूनिट्स? 60, और लेकिन रेट अब नया चल रहा है आजकल 96.25, वर्किंग नंबर 3 वाला रेट है, ठीक है जी। जी बताइए। 5775, और उसके बाद एक 10 मार्च को अगली डिलीवरी हुई, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है जी, तो 30 इंटू 96.25, वर्किंग 3 वाला, तो 2888। और ज़रा चेक कर लो टोटल, मैंने तो नहीं मिटाया था। 2888, कहाँ राउंडिंग का डिफरेंस है? वहाँ निकाल दो डिफरेंस, इधर ही निकाल दो, ये लो, ठीक है, सही हो गया, सेम है। तो रेवेन्यू वही रिकॉर्ड होना है, ठीक है, बस प्लस माइनस थोड़ा सा। खैर, अब ये दोनों एंट्रीज कराओ जी, रूटीन वाली, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, यानी कि थोड़ा सा पिछले को रिवर्स करके अगले को बढ़ा भी तो लिया है, ठीक है। कितने से जी? वर्किंग नंबर 2 से आया है 5775, ठीक है जी। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट 10 मार्च को, और रेवेन्यू क्रेडिट जी वर्किंग नंबर 2 से जी, कितना? 2887। जी, गुड सर्विसेज अगर डिस्टिंक्ट ही नहीं है तो भाईजान फिर तो पहला केस, गुड सर्विसेज एडिशनल गुड सर्विस डिस्टिंक्ट, और प्राइस रिफ्लेक्ट्स स्टैंड अलोन प्राइस, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट अलग, नया अलग, डन, कोई असर नहीं पड़ा नए कॉन्ट्रैक्ट पे, पुराना अलग चलता रहा, नया अलग आके अपनी रूटीन में चला। नंबर 2, गुड सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट थी लेकिन प्राइस स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, तो फिर हमने कहा था पिछले को खत्म करो, टर्मिनेट समझो, और नए को मतलब कंबाइन कर दो, यानी कि जो रिमेनिंग उसका था, यानी कि टर्मिनेट पुराना कॉन्ट्रैक्ट और नया कॉन्ट्रैक्ट वजूद में लाओ, जिसके अंदर आपकी सिर्फ रिमेनिंग पहले कॉन्ट्रैक्ट की और अगले वाले कॉन्ट्रैक्ट की जो दोनों प्रोडक्ट्स थी उनसे आपने एवरेज रेट निकाला और अगली सेल्स को उसके हिसाब से बुक किया। लेकिन अगर गुड्स डिस्टिंक्ट ही ना हो, गुड सर्विसेज अगर डिस्टिंक्ट ही नहीं है, तो फिर ना पहला केस के दोनों अलग अलग चलेंगे, ना दूसरा केस के पहला टर्मिनेट होगा, बल्कि तीसरा केस क्या है, ये वही कॉन्ट्रैक्ट है, इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पहले रेवेन्यू बुक हुआ वो भी सही नहीं है, उसकी एडजस्टमेंट करो आप। उन्होंने कहा ना पहला अलग चलना है और ये अलग चलना है, ना पहला खत्म करके इसको कंबाइन करना है, बल्कि ये वही कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए जब ये वही कॉन्ट्रैक्ट है तो जो पिछली सेल बुक भी कर गए थे उसको भी क्या करना पड़ा हमें? एडजस्ट। क्या करना पड़ा जी? एडजस्ट, ठीक है। हाँ, 15 फरवरी को कैश की एंट्री हो गई, भूल गया मैं, इसको फिर ना नीचे ले आता हूँ मैं। ये पहले कैश आ गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये पहले भी हो सकता था, चलो इसको ऐसे ही रखो जी। पिछले सवाल में तो की थी ना, पिछले में की थी, हाँ शुक्र है, वो असल में उसकी जगह पे ही होगी ना, जगह तो इसी के लिए छोड़ के चला था मैं असल में। तो 15 फरवरी 2021 जी, कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, वो मैंने जो 4 लाइनें छोड़ी थी ना वो इसीलिए छोड़ी थी, लेकिन वो पहले कैश नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं जी, दोनों सही हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन डाल दो फिर कैश डाल दो, ठीक है, ये पहले करना है उसको जी। मैंने इसलिए पहले उसको रख दिया ना, अच्छा लगा मुझे कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि पैसे ना आए, रिसीवेबल हो, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन तो हो गई ना बहरहाल, ठीक है। बहरहाल नहीं, मेरे दिल में तो आ रहा है इसको नहीं चले, पता नहीं क्यों ऐसे ही, मतलब ठीक है, रिसीवेबल भी बनेगा तब भी, कैश ना आया तो क्या मॉडिफिकेशन होगी, पहले कोई ना कोई मॉडिफिकेशन की निशानी आएगी ना, निशानी आ गई, मॉडिफिकेशन हो गई जी, ठीक है। उसके बाद फिर
कोई ऊंज कोई नहीं, किसी की चूंज कोई नहीं, कोई ऊपर से मिट गया, कोई नीचे से रह गया। चलो लो जी, तो कैश आपका पहले ही आ गया। ठीक है, लें जी, 1 मिनट जरा पढ़ रहे हैं, फिर इसकी तस्वीर बनाइएगा या नोट करिएगा। आखिरी केस, एडिशनल गुड्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अगर गुड्स डिस्टिंक्ट ही नहीं है तो क्या करो, इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ। पहले में क्या था, सेपरेट। दूसरे में क्या था, टर्मिनेट करो एग्जिस्टिंग और क्रिएट करो न्यू। तीसरे में क्या कह रहा है, इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए तो उसको भी सही किया जाके जो सेल बुक थी। ठीक है, दैट इज एडजस्टमेंट इज मेड इन ऑलरेडी रिकॉर्डेड रेवेन्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तीसरे की जरा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लें, शायद फायदा हो जाए। An entity shall account for contract modification as if it were part of existing contract if the remaining goods services are not distinct and therefore form part of single। वही मैंने कहा था ना कि वो क्या है, कि वो तो कह रहा है कि भाईजान ये तो एक पीओ है जो आहिस्ता आहिस्ता सेटिस्फाई हो रही है, therefore form part of a single PO that is partially satisfied at date of contract modification। मतलब आपकी ये एडिशनल प्रोडक्ट्स यूज हो ही नहीं सकती उनके अलावा, या वो यूज हो ही नहीं सकती इनके अलावा, तो ये तो इंटर रिलेटेड है। तो ये तो पीओ ही एक है, तुम कॉन्ट्रैक्ट दो की बात करते हो, हम तो कह रहे हैं ये तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी दो नहीं है, ये तो एक पीओ है, तो फिर कंबाइन ही करना बनता था। ठीक है, द इफेक्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हैज ऑन द ट्रांजैक्शन प्राइस एंड ऑन द एंटिटीज मेजर ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज रिकॉर्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू रेवेन्यू आइदर एज इंक्रीज और रिडक्शन at the date of contract modification, that is adjustment of revenue is made on a cumulative catch up basis। ठीक है ना जी, कि वो आज तक जितना रेवेन्यू बुक हो चुका था उस सारे को एक ही दफा में एडजस्ट मारते हैं। ठीक है ना, सही है, क्यूमुलेटिव बेसिस पे आगे जाके और सवाल देख लेंगे। एनीवेज हाँ, ये रेवेन्यू कम हुआ, ये बढ़ भी सकता था। बढ़ेगा कब, जब मॉडिफिकेशन में जो चीजें आ रही हैं, मॉडिफिकेशन में उनकी प्राइस ज्यादा होगी, तो फिर रेवेन्यू को आपको बढ़ाना पड़ सकता है। ठीक है, सही है जी। तो ये जनाब आपका तीसरा सवाल। अब एक और करके ब्रेक करते हैं। ठीक है, एक और करके, बेसिकली केसेस यही 3 हैं, या गुड सर्विसेज भी डिस्टिंक्ट होंगी और स्टैंडर्ड प्राइस रिफ्लेक्ट कर रही होंगी मॉडिफिकेशन वाली, या गुड सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट होंगी मॉडिफिकेशन वाली लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, ये गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट नहीं। तो पहले केस में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे केस में पुराना टर्मिनेट नया क्रिएट विद रिमेनिंग पुराने वाला और बाकी नए वाला। ठीक है, एवरेज प्राइस और आगे चला रहे हैं। और अगर गुड्स डिस्टिंक्ट ही नहीं है, गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट ही नहीं है, तो फिर ये पुराना ही कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक बेसिकली पीओ है, तो आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड रेवेन्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा, मे बी रिवर्स्ड, मे बी इंक्रीज, मे बी डिक्रीज। ठीक है, सही हो गया, तो समझ आती है बात। अच्छा, अब ये जो अगला सवाल मैं कराने लगा हूं ना, ये चौथा, ये बेसिकली कोई केस नहीं है, ये बेसिकली 2 जैसा है। ठीक है, तो 2 जैसा है, तो मैं इसको लिटिल चेंज है, वो क्या है वो मैं बताता हूं, लेकिन ये 2 जैसा है। तो क्वेश्चन 4, पेज नंबर कौन सा है जी, 11। ठीक है, अच्छा, गुड्स डिस्टिंक्ट है और डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंडर्ड प्राइस, मैंने कहा सेम है। ठीक है, लेकिन स्टिल आपको पता ही है ये सारी कहानी तो दोबारा करेंगे ही ना जी। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 इतना कर लें जल्दी से, हरी आप क्वांटिटी बनाएं।
सॉरी यार, पिछले सवाल में कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को तो आपको जीरो कराया ही नहीं, ज़रा चेक तो कर लेते। किया था चेक? कर लो जल्दी से। 13,000 माइनस 7,000 जमा 2,400 जमा 262 माइनस 5275 माइनस 2887 डन। जीरो हो जाएगी इंशाल्लाह, चेक कर लो ना सारे। हाँ जी, नोटेड। अच्छा, अब इधर देखो बच्चों, सवाल के अंदर देखो, सवाल के साथ मैंने लिखा सेम एज क्वेश्चन 2 with a very little change, with a very little change, यानी केस वही है लेकिन एक छोटी सी बात ये आ सकती है ना जी। वो बात ये आ सकती है कि मसलन पहली डिलीवरी के अंदर कुछ मसले मसाइल नज़र आए तो हमने शिकायत की सेलर से, कस्टमर ने शिकायत की, तो बाकी कहानी वही चल रही है। देखो, यकम जनवरी पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ 130 प्रोडक्ट्स का 100 रुपये के हिसाब से 70-60 सीएल ने पे कर दिए इंसेप्शन पे पैसे सारे। 15 फरवरी पे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ और रिक्वायर कर एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स 80 रुपये के हिसाब से सीएल ने एडिशनल अमाउंट पे कर दी। एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट बट डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस। तो ये दूसरा केस है, डिस्टिंक्ट तो है लेकिन स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट। तो जो हो गया सो हो गया, आगे वाली सेल के लिए क्या करना है, हमने एवरेज रेट निकालना है, यानी कि पुराने को टर्मिनेट कर देना है और नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, जिसमें रिमेनिंग पहले कॉन्ट्रैक्ट का और नए वाले का भी मिला देना है। ठीक है, लेकिन एक लाइन बीच में डली, क्या? इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 70 प्रोडक्ट जो हमें 31 जनवरी को आई थी और इट सप्लाइड हैड माइनर डिफेक्ट्स। अब उसने कहा जी वो कुछ मसले मसाइल थे, वो मार्कर के जी वो अपना ढक्कन ही सुराख वाले थे, तो अब्दुलरहमान ने कहा जी उसमें तो वो सूख जल्दी जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको उसकी एडजस्टमेंट दे देते हैं। तो सेलर एग्रीड टू गिव 1050 क्रेडिट टू सीएल फॉर दिस, यानी 15 रुपये पर प्रोडक्ट क्या मिल गया। अब पहली एंट्री हो चुकी कैश की, फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड हो चुकी। अब क्या है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है और इसमें हमने पुराने कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है जी, टर्मिनेट, और नए को क्या करना है। लेकिन उससे पहले 15 जनवरी को, ये 15 फरवरी को जो पैसे आए हैं ना जी, ये पैसे जो हैं इनको ज़रा देख लो, ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कैश घर से वो 2400 आज लेकर ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको क्या कहा है, भैया हम आपको क्या कर रहे हैं जी, ये कैसे, बल्कि यूँ कह लें, पहले वो रेवेन्यू निकाल दे, रेवेन्यू को क्या कर दें जी, डेबिट। क्यों? हमने रेवेन्यू कितना बुक किया है, 7,000, लेकिन कुछ चीज़ें डिफेक्टिव निकल आई हैं, तो हमने उसको क्या कहा है, तुम्हें हम कंपनसेट कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, तुम्हें माफ़ी दे रहे हैं, कुछ पैसे छोड़ रहे हैं। तो कितने पैसे छोड़ रहे हैं जी, 70 यूनिट्स का 15 रुपये के हिसाब से कितना जी, 10। अब ये 1050, अगर हमने उसको कहा भाई छोड़ दिए तुम्हें 1050, तो वो घर से 2400 लेकर नहीं आएगा, बल्कि कितना लेके आएगा, 1350 लेके आएगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे हम कितने से जी, 2400। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 2400 से पूरी होनी है, रेवेन्यू हमने रिवर्स कर दिया थोड़ा सा। तो ये है जनाब वो लिटिल चेंज, बाकी तो सब सेम था इस सवाल में। ठीक है, लिटिल चेंज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो ऐसा होगा आपके, प्लस इसके साथ मैं कराऊंगा आपको इंशाल्लाह अभी ब्रेक के बाद पास पेपर 13 का 1 इस जैसा ही। ठीक है, अच्छा, बाकी भाई वही काम है। अब चूंकि पिछला कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, तो नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिर एवरेज प्राइस नहीं निकालो, 60 रिमेनिंग था 100 वाला सामान, और उसके बाद 30 एडिशनल जो हैं वो 80 वाले हैं।
ठीक है, तो 60 जमा 30 यानी कि 90 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया था जी, वही 96 पता नहीं कितना था ना, अच्छा वो 96 दूसरे में 93.33 पर यूनिट। ठीक है जी, अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है जी, बोलें 60 इंटू 93.33 वर्किंग 3 में से आ गया, और 30 इंटू 93.33 वर्किंग 3 से आ गया जी, वही पुराना रेवेन्यू 5600 30। ठीक है जी, तो रेवेन्यू को एडजस्टमेंट हमने डाल दी, यहाँ पे एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं पे एडजस्टमेंट होगी। ठीक है ना, तो जी नहीं ज़रूरत ना बेटा, अलग से करना नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू को किस से हिट किया है, जो हमने उनको क्रेडिट दिया उतना रेवेन्यू हमने कम कर लिया, तो फिर ज़रूरत नहीं है। हाँ 15,400 पूरा रिकॉर्ड भी हुआ और 1,050 रिवर्स भी हो गया, वो एंट्रीज में नज़र आ रहा है। कर दें, कोई नहीं हर्ज, कर देते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या होना है इसका, कर देते हैं यहाँ पे कर देते हैं। आज से पहले हमने कभी किया नहीं था, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो 15 फरवरी को, असल में ना ये होता है तब जब गुड्स डिस्टिंक्ट ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट की वो मॉडिफिकेशन नहीं बनती, बल्कि हम पुराने को टर्मिनेट नहीं कर रहे थे, बल्कि हम क्या करते हैं, उसको एडजस्ट कर रहे थे, तो ये वो रेवेन्यू की एडजस्टमेंट यहाँ पे लेते हैं। तो बहरहाल अगर आपने लिखने में, लिख के मिटा दूंगा, आपने लिखना है तो आप यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं, रेवेन्यू टू बी रिवर्स्ड। ठीक है, और यहाँ पे आप वो लिख रहे होंगे 70 इंटू 15। ठीक है, तो फिर आप इसकी फिगर भी कम करा लेंगे, लेकिन बहरहाल फिगर तो यही रहने दें, रेवेन्यू वही बनता था, ये लिखना तो ऐसे लिख लें आप। ठीक है, ओके जी, तो रेवेन्यू उतना ही रहने दें और उसकी एडजस्टमेंट डाल तो दी हमने एंट्रीज के अंदर, कोई मसला नहीं। ये कौन सा को हमारी वर्किंग है जिससे पीएनएल बैलेंस शीट बन रहा है, वो तो एंट्री से ही बन रहा है। हाँ जी, रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, वर्किंग नंबर, और फिर यहाँ पे वर्किंग नंबर आप 2 रेफर कर देंगे ना यहाँ पे भी फिर। ठीक है, अच्छा जी 5600, और क्योंकि वो फिर केसेस याद नहीं रहते ना मेरे जैसे को, तो हमने केसेस बस यही बनाए हुए हैं कि यहाँ पर पहले केस में कुछ भी नहीं किया था, दूसरे केस में ये क्यों करते हैं, क्योंकि गुड सर्विस डिस्टिंक्ट तो हैं लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस नहीं है, और तीसरे में यहाँ पे लाल क्या आया था कि वो हमने उसी कॉन्ट्रैक्ट को ही कंटिन्यू किया है, उसमें एडजस्टमेंट किया, रेवेन्यू को बढ़ाना या कम करना पड़ जाता है क्योंकि गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसलिए वो स्पेसिफिक कर दिया ना, ज़रा याद रह जाता है। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, बाकी वो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। रेवेन्यू, ये बेटा कौन सा स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है कि ये वर्किंग्स ऐसे करनी है, तो हमारी वजह की हुई वर्किंग्स हैं, बस मशवरे मशावरत से जो आपके लिए आसान थोड़ा सा काम हो जाता है। ठीक है जी, तो आप जैसे मर्जी वर्किंग कर लें, और बेहतर है यही करें, पहले चीज़ें इतनी आप कहते हैं याद नहीं होती, फिर आप वर्किंग भी अपनी मर्जी करने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, चले यहाँ पे पार्ट 1 को क्लोज कर दें भाई।